हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से आप यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। तो बेटा आज और कल में आपका ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। इस टॉपिक में मुझे केवल 2 चीज़ें आपको पढ़ानी है। एक तो पढ़ाना है भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया, और दूसरी टॉपिक जो मुझे पढ़ानी है, और कल ही शायद तीसरा चौथा लेसन शुरू कर थोड़ा बहुत समझा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, उसी टॉपिक में अपन स्टार्ट कर रहे हैं भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया। काफ़ी बड़ा चित्र बना रखा है, और बेटा बना इसलिए दिया है कि ताकि पूरी की पूरी कहानी मैं एक ही वीडियो में आपको समझा सकूं, ठीक है बेटा। तो ध्यानपूर्वक सुनना। देखो, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया की शुरुआत अपन कहाँ से करेंगे? भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से करेंगे बेटा? युग्मनज से। तो आपको ये जानना चाहिए कि युग्मनज का विकास किस प्रकार होता है ना। तो आप कैसे बोलोगे? युग्मक संलयन की क्रिया में एक अगुणित नर युग्मक अगुणित मादा युग्मक से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज या भ्रूणकोश का विकास करता है, ठीक है बेटा। और यही द्विगुणित युग्मनज का विकास करता है, भ्रूणकोश नहीं। युग्मनज ही आगे जाके भ्रूण के रूप में विकसित होता है, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया। आगे आप क्या बोलोगे कि आवृत बीजी पादपों में भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हैंस्टीन। हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कैप्सेला, कौन सा पादप बेटा? कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस के अंतर्गत किया। कैसे बोलोगे आप? ध्यान से सुन लो, एक बार दोबारा से कह रहा हूँ बेटा, मैं ध्यान से सुनना। देखिए, आप इसमें ये बोलोगे बेटा कि एक अगुणित नर युग्मक एवं एक अगुणित मादा युग्मक परस्पर संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का विकास करते हैं, ठीक है। युग्मनज से आगे जाके भ्रूण विकसित होता है। आगे आप क्या लिखोगे? आवृत बीजी पादपों में भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। किस पादप में किया? कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस के अंतर्गत किया, ठीक है। एक और शब्द आपको यहाँ पे बोलना है। देखो, ये तो मैंने बता दिया कि आवृत बीजी पादपों का जो भ्रूणकोश होता है वो अंतर्मुखी एवं क्रूसीफेराल प्रकार का होता है, ठीक है ना बेटा। एक तो अंतर्मुखी प्रकार शब्द याद रखना पड़ेगा, और एक क्रूसीफेराल। क्रूसीफेराल शब्द उपयोग में इसलिए लिया गया है क्योंकि बेटा कैप्सेला क्रूसीफेरी कुल का पादप है, ठीक है ना। अब अपन भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये देखो मैंने युग्मनज बना रखा है, ठीक है ना। तो युग्मनज आप सब जानते हैं द्विगुणित होता है। द्विगुणित युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है बेटा, बोर्ड पे बनी हुई हैं। निभागी सिरे की ओर उपस्थित कोशिका को अग्रस्थ या भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। सी का मतलब निभाग या चलेजा। और बेटा बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित कोशिका को आधारीय या निलंबक कोशिका कहते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलिए। अग्रस्थ या भ्रूणीय कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन और आधारीय या निलंबक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। परिणाम स्वरूप ये 2 कोशिकाएं एक 4 कोशिकीय टी शेप्ड प्राक भ्रूण में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है बेटा। तो 2 कोशिका तो ये बन गई, अग्रस्थ कोशिका के अनुदैर्ध्य विभाजन के परिणाम स्वरूप,
और 2 कोशिका आधारीय या निलंबक कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप ये बन गई। तो प्राक भ्रूण निर्मित हो गया। प्राक शब्द का मतलब होता है प्रारंभिक। क्या मतलब होता है बेटा? प्रारंभिक। ठीक है ना। आगे चलिए। अब बेटा इन कोशिकाओं को तो थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, ठीक है ना। अब इन कोशिकाओं की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, आधारीय या निलंबक कोशिका के विभाजन से बनी दोनों कोशिकाओं में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, ठीक है। इन अनुप्रस्थ विभाजनों के परिणाम स्वरूप देखो बेटा, ऊपर वाली कोशिका तो अपन ने एज इट इज़ बना रखी है ना। नीचे वाली ये जो 2 कोशिकाएं हैं, है ना, इन कोशिकाओं में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन हुए और इन अनुप्रस्थ विभाजनों के परिणाम स्वरूप 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक निर्मित हो गया। 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक निर्मित हो गया। देखो, यहाँ से और यहाँ तक की पूरी संरचना ये वाली क्या है बेटा? निलंबक। कितने कोशिकीय होता है ये? 7 से 10 कोशिकीय, ठीक है ना। अच्छा, निलंबक की आधारीय कोशिका अपेक्षाकृत फूली हुई होती है, जिसे चूष्कांग कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? चूष्कांग कोशिका। यहीं पे बेटा निलंबक का मैंने काम लिख रखा है कि विकसित होते भ्रूण को पोषक ऊतक की ओर धकेलना, ये इस निलंबक का काम होता है, ठीक है बेटा। आगे चलिए, इसी में सुना है। देखो, निलंबक की सबसे ऊपर वाली कोशिका हाइपोफाइसिस या अधः स्फीतिका कहलाती है, जो आगे मूलांकुर शीर्ष के रूप में विकसित होती है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुना है। देखिए, आप पीछे से आइए। अग्रस्थ या भ्रूणीय कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं में, ये रही ना दोनों कोशिका, दोनों कोशिकाओं में प्रथम विभाजन के समकोण पर एक पुनः विभाजन होता है, जिससे बेटा 4 कोशिकाओं का चतुष्टांशक प्राप्त हो जाता है। देखो, आप नीचे वाला प्रोग्राम तो अपन ने एज इट इज रहने दिया है। अब केवल अपन को इन दोनों कोशिकाओं में विभाजन करना है, और वो विभाजन भी कैसा करना है बेटा? प्रारंभिक विभाजन के समकोण पर, ठीक है ना। तो 4 कोशिकाओं का चतुष्टांशक प्राप्त हो गया, है ना। अब चतुष्टांशक की सभी कोशिकाओं में एक बार पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप 8 कोशिकाओं का अष्टांशक बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो, अष्टांशक में उपस्थित ऊपरी 4 कोशिकाएं एपिवेसल कहलाती हैं, जो आगे प्रांकुर और बीजपत्रों का निर्माण करती हैं, और बेटा नीचे वाली 4 कोशिकाएं हाइपोवेसल कहलाती हैं, जो मूलांकुर और अधो बीजपत्र बनाती हैं। बैठ गई आपके समझ में? आगे चलिए। देखो, अष्टांशक की कोशिकाएं एक बार पुनः विभाजित होकर के 16 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कितनी कोशिकाएं बनाती हैं? 16 कोशिकाएं, ठीक है ना। आगे चलिए, 16 कोशिकाएं बन गई बेटा। तो बेटा बाहर वाली 8 कोशिकाएं विभिन्न विभाजनों के द्वारा भ्रूण की त्वचा यानी कि डर्मेटोजन का विकास करती हैं, और बेटा भीतर वाली 8 कोशिकाएं विभिन्न विभाजनों के द्वारा बीजपत्राधार, बीजपत्रों के भरण विभजोतक और प्राक एधातंत्र बनाती हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान से सुनो, यहाँ तक आने पर भ्रूण की आकृति देखो, पहले तो टी शेप थी, बाद में ये गोलाकार हो गई, और गोलाकार के बाद में अब हृदयाकार हो जाएगी बेटा। ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यान से सुना है जो मैं कह रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो गोलाकार आकृति है विभिन्न विभाजनों के परिणाम स्वरूप अंततः कैसी हो गई?
हृदयाकार हो गई, है ना। इसके बीचों बीच में ये भ्रूणाक्ष होता है, ठीक है। भ्रूणाक्ष के दोनों साइड में ये बीज पत्र हैं। बीज पत्रों में संचित भोजन उपस्थित होता है। सुन लिया आपने। और सुनिए, देखो भ्रूणाक्ष का बीज पत्रों के स्तर से आगे का भाग बीज पत्रोपरिक कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे ही भ्रूणाक्ष पर आधारी भाग, भ्रूणाक्ष का आधारी भाग बीज पत्राधार कहलाता है। बैठ गया आपके समझ में। एक और बात सुन लें कि बीज पत्रोपरिक के शीर्ष पर प्रांकुर का विकास होता है, बीज पत्राधार के शीर्ष पर मूलांकुर विकसित होता है। सुन लिया। और यही पूरी की पूरी संरचना अभी बाद में अपन एक चित्र के भीतर सेट कर देंगे। तो इस प्रकार आवृत बीजी पादपों में भ्रूण के परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। इसी पूरी प्रक्रिया को एक बार पुनः दोबारा ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है बेटा। देखो शुरुआत कैसे करोगे, एक बार तो आपको मैंने समझा दिया, और अब दोबारा जब मैं समझाऊं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। ध्यान से समझना। देखो आप कैसे बोलोगे, एक अगुणित नर युग्मक, एक अगुणित मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। और बेटा द्विगुणित युग्मनज ही भ्रूण के विकास में, भ्रूण के परिवर्धन में सहायक है, ठीक है। आगे आप इसमें क्या बोलेंगे, देखिए आवृत बीजी पादपों में भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कैप्सेला बुर्सापेस्टोरिस के अंतर्गत किया। कैप्सेला बुर्सापेस्टोरिस के अंतर्गत किया। आगे बोलोगे कि आवृत बीजी पादपों का भ्रूण अंतर्मुखी एवं क्रूसीफेरड प्रकार का होता है, ठीक है बेटा। आगे चलिए, ध्यान से बोर्ड पर देखो। युग्मनज में, युग्मनज कैसा होता है बेटा, द्विगुणित। युग्मनज में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। निभागी सिरे की ओर उपस्थित कोशिका को अग्रस्थ या भ्रूणीय कोशिका, और बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित कोशिका को आधारीय या निलंबक कोशिका कहते हैं। बैठ गई सबके समझ में। आगे चलिए, अब इन दोनों कोशिकाओं में एक दूसरे के समकोण पर पुनः विभाजन होते हैं। जैसे कि अग्रस्थ या भ्रूणीय कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन और आधारीय या निलंबक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चार कोशिकीय टी शेप प्रारंभिक भ्रूण निर्मित हो जाता है। हो गया बेटा। आगे चलिए, अब देखो इन कोशिकाओं को तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, केवल अपन नीचे वाली दो कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे, आधारीय अथवा निलंबक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक बनता है। निलंबक की शीर्षस्थ कोशिका, ये वाली, अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती है, फूल जाती है, ठीक है ना, चूष्कांग कोशिका कहलाती है। यहीं पर आपको निलंबक का कार्य बताना है। एक्चुअल में ये परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषक ऊतक की ओर धकेलने का कार्य करता है, और चूष्कांग कोशिका पोषक पदार्थों के चूषण में सहायक है, ठीक है बेटा। आगे चलिए, अब देखो, अब अपन को ऊपर वाली एक और लाइन कह देंगे। देखो, निलंबक की आधारी कोशिका हाइपोफाइसिस या अधः स्फीतिका कहलाती है, जो आगे मूलांकुर शीर्ष का विकास करती है। बैठ गया आपके समझ में। आगे चलिए बेटा, ध्यान से देखना।
अग्रस्त या भ्रूणीय कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं में एक बार पुनः प्रथम विभाजन के समकोण पर विभाजन होता है, ये लिख रहा, ठीक है, जिससे ऊपर वाली दो कोशिकाएं चार कोशिकाओं के चतुष्टांशक में परिवर्तित हो जाती हैं। चतुष्टांशक बन गया, ठीक है बेटा। अब बेटा चतुष्टांशक की कोशिकाओं में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो 8 कोशिकाओं का क्या बन जाएगा, अष्टांशक बन जाएगा। 8 कोशिकाओं का अष्टांशक बन जाएगा, बन गया ना, क्या बन गया बेटा, 8 कोशिकाओं का अष्टांशक। बैठ गया आपके समझ में। आगे चलिए, अब देखो अष्टांशक में ऊपर वाली 4 कोशिकाएं तो एपीवेसल कहलाती हैं और नीचे वाली 4 कोशिकाएं हाइपोवेसल कहलाती हैं। एपीवेसल कोशिकाओं से आगे जाके प्रांकुर और बीजपत्र का विकास होता है और हाइपोवेसल कोशिकाओं से आगे जाके मूलांकुर और अधोबीजपत्र बनते हैं। विभाजन यहाँ पर रुकता नहीं है, ये 8 की 8 कोशिकाएं एक बार पुनः विभाजित होकर के 16 कोशिकीय संरचना बनाती हैं, ठीक है बेटा। उन 16 कोशिकीय रचना में से बाह्य 8 कोशिकाएं निरंतर विभाजनों के परिणाम स्वरूप भ्रूण की त्वचा या डर्मेटोजन का विकास करती हैं। ये डर्मेटोजन हो गया सबसे बाहर पाई जाने वाली 8 कोशिकाएं निरंतर विभाजनों के परिणाम स्वरूप भ्रूण की त्वचा बनाती हैं, तो ये भ्रूण की त्वचा हो गई, ठीक है बेटा। और भीतर पाई जाने वाली 8 कोशिकाएं निरंतर विभाजनों के परिणाम स्वरूप अंततः बीजपत्राधार, बीजपत्रों के भरण विभजोतक एवं प्राक ऐधा तंत्र बनाते हैं, प्रारंभिक ऐधा तंत्र, ठीक है बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, विभाजन की या परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान ये गोलाकार भ्रूण कन्वर्ट हो जाता है हृदयाकार में। देखो आप, ये ऊपर वाली संरचना पहले कैसी थी, गोलाकार, और अब कैसी संरचना में परिवर्तित हो गई, हृदयाकार में, ठीक है ना बेटा, हृदयाकार हो गई। अब देखो इस हृदयाकार संरचना के बीचों बीच में क्या स्थित है, भ्रूणाक्ष। भ्रूणाक्ष के ऊपर क्या है, बीजपत्रोपरिख, दोनों साइड में क्या है, बीजपत्र। नीचे भ्रूणाक्ष का आधारी भाग क्या कहलाता है, बीजपत्राधार। बीजपत्राधार के शीर्ष पर क्या विकसित होता है, मूलांकुर। बैठ गया आपके समझ में। अब यहाँ पर आपसे एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बीजपत्रोपरिख और बीजपत्राधार में क्या अंतर है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, बीजपत्रों के स्तर से आगे का भाग बीजपत्रोपरिख कहलाता है, जबकि भ्रूणाक्ष का आधारी भाग बीजपत्राधार कहलाता है। एक अंतर। दूसरा अंतर क्या बोलोगे, बीजपत्रोपरिख के शीर्ष पर प्रांकुर उपस्थित होता है और बीजपत्राधार के शीर्ष पर बेटा मूलांकुर स्थित होता है। तो बीजपत्रोपरिख के शीर्ष पर तो प्रांकुर हो गया, ठीक है, और बीजपत्राधार के शीर्ष पर क्या पाया जाएगा, मूलांकुर। अब बेटा ये थोड़ा सा मैं मिटा के पूरी की पूरी संरचना को बंद कर देता हूँ, जो अपना अंतिम चित्र होगा। बंद किस में कर देंगे बेटा, बीजांड के भीतर, है ना। तो देखिए वही संरचना बन रही है। देखो ये तो हृदयाकार मैंने भ्रूण बना दिया, ये इसकी खांच बना दी, है ना। अब देखो ये निलंबक बना रहा हूँ, 7 से 10 कोशिकीय लंबा, ये बना दिया बेटा, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे बंद करेंगे। इसके बाहर सबसे पहले तो अपन बीजांडकाय बनाएंगे, बीजांडकाय, ठीक है ना। फिर अपन अध्यावरण बनाने बैठ जाएंगे,
ये अध्यावरण, और अध्यावरण के बाद ये बाह्य अध्यावरण, वो तो अंत अध्यावरण था और ये बाह्य अध्यावरण बन गया, ठीक है ना। और यहाँ से ये बीजांड व्रंत नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब नाम लिख देता हूँ इसके, देख लो। ये तो हो गया बीजांड व्रंत, जो बाद में आपको पता ही है बीज व्रंत के अंदर बदलेगा। इसके नाम लिखिए, देखो ये काल्पनिक रेखा हो गई, जिसको क्या बोलेंगे बेटा, भ्रूणाक्ष। क्या बोलेंगे, भ्रूणाक्ष, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर किसका विकास होगा, प्रांकुर का। यहाँ पर किसका विकास होगा, मूलांकुर का, मूलांकुर, है ना। इनको क्या बोलते हैं, बीजपत्र। और यहाँ पर ये क्या है, बीज पत्रोपरिक। और यहाँ ये भ्रूणाक्ष का आधारी भाग क्या कहलाएगा बेटा, बीज पत्राधार। सुन लिया ना। आगे चलिए, ये बाह्य अध्यावरण, ये अंतःअध्यावरण, और ये बेटा बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ठीक है बेटा। तो इस तरह भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया पूरी की पूरी खत्म हो गई, ठीक है ना। अब लास्ट में ये बोलोगे कि जब बीज का अंकुरण होता है तो बीज के अंकुरण के दौरान प्रांकुर से प्ररोतंत्र का और मूलांकुर से मूलतंत्र का विकास होता है। प्रांकुर से प्ररोतंत्र का और मूलांकुर से मूलतंत्र का विकास होता है। बैठ गया आपके समझ में। एक लास्ट बात और आप इसमें बोल देंगे। देखिए बेटा, पहली बात तो आप ये सुनो, छोटे प्रश्न के रूप में तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आवृत बीजी पादपों में किस प्रकार का भ्रूण परिवर्धन पाया जाता है या भ्रूण पाया जाता है। तो अंतर्मुखी और क्रूसीफेराल प्रकार का, ठीक है। दूसरी बात आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी बेटा कि देखो, आपने भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया किससे शुरू की थी, द्विगुणित युग्मनज से, है ना। और जो भ्रूण बना वो भी कैसा है बेटा, द्विगुणित, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भ्रूणीय परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले समस्त विभाजन समसूत्री प्रकार के हैं। समसूत्री प्रकार के विभाजन है सारे के सारे, क्योंकि भ्रूण की परिवर्धन की प्रक्रिया में मियोसिस का तो कोई रोल होगा ही नहीं, ठीक है ना। एक और बात आपको इसमें याद रखने योग्य है बेटा, देखो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान भ्रूण का आकार किस प्रकार से बदलता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि पहले टी शेप होता है, उसके बाद में ये गोलाकार होता था और सबसे बाद में ये हृदयाकार हो जाता है। तो जितने भी, एक ये बड़ा प्रश्न भी पूछा गया है और जा भी सकता है कि देखो बेटा, आवृत बीजी पादपों में भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको ना इसमें सारी की सारी बात वो का वही बतानी पड़ेगी। पूरा का पूरा तो डायग्राम आएगा बेटा। कहानी को आप स्टार्ट करेंगे युग्मनज से, पहले टी शेप भ्रूण बनाएंगे, प्राक भ्रूण, है ना। फिर आप आधारीय और निलंबक कोशिका में विभाजन से निलंबक का विकास करेंगे। उसके बाद अग्रस्त या भ्रूणीय कोशिका के विभाजन से बनी दोनों कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा पहले चतुष्टांशक भ्रूण, उसके बाद अष्टांशक भ्रूण, फिर 16 कोशिकीय भ्रूण, और 16 कोशिकीय भ्रूण की कोशिकाएं भी निरंतर विभाजित होकर के भ्रूण के विभिन्न भागों का विकास करेंगी, ठीक है। अब देखो बेटा, इस पाठ के अंदर आपका केवल एक टॉपिक शेष बचा है ना। और वो कौन सा टॉपिक शेष बचा है, कल अपन उसको डिस्कस करेंगे। अनिश्चितता,
ठीक है ना। अनिश्चितता, वैसे आपको बता देता हूँ अनिश्चितता क्या होती है। अनिश्चितता का मतलब पूर्ण रूप से परिपक्व एवं जननक्षम युग्मकों के मध्य निषेचन की विफलता को अनिश्चितता कहते हैं। आगे आप इसमें इसके प्रकार भी पढ़ेंगे, स्व अनिश्चितता के बारे में भी समझेंगे, साथ ही स्व अनिश्चितता या अनिश्चितता उत्पन्न होने के कारण भी आप जानेंगे। ठीक है, तो ये पाठ जो अपन ने पढ़ा, इस पाठ में दो तो ये बड़े प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, और दूसरा बेटा भ्रूणपोष के प्रकार, परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष के प्रकार। वो भी आपको मैं 3 प्रकार बता चुका हूँ। कौन कौन से बताए थे बेटा? केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष एवं हेलोवियल प्रकार का भ्रूणपोष। ठीक है ना। ध्यानपूर्वक इस पूरे के पूरे वीडियो को पढ़ना है ना, अपनी सीट में से। पूरा मैंने बोर्ड पे बना के आपको समझा दिया है, फिर भी यदि आपको कोई भी किसी भी बच्चे को दिक्कत आए तो आप मुझे कह देना, या तो मैं इसे दोबारा, टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, दोबारा पढ़ा दूंगा, या फिर कोई चीज़ विशेष उसमें समझ में नहीं आई है, सीट में भी पढ़ना, चित्र जो सीट में बने हुए हैं वही मैंने